बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च, यूनिट नंबर नर्सिंग रिसर्च, यूनिट नंबर 9। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में है यूनिट? डेटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। सही है कि डेटा के बारे में हम आई थिंक 6 यूनिट से हम स्टार्ट किए हमने कि डेटा क्या है। 8 में हमने कहा था कि डेटा को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। सही है, आज हम असल में पढ़ेंगे डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में, नॉट मैनेजमेंट। सही है, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा मैनेजमेंट है क्या, किस तरह हम डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, रिसर्च जब भी आप करते हैं ना, तो रिसर्च में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है? डेटा है, क्योंकि डेटा के बगैर आप कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते। एनालिसिस आप तब करोगे जब आपके पास डेटा अवेलेबल हो। अब डेटा को किस तरह हम मैनेज करते हैं, इसके मैनेजमेंट के बारे में यूनिट नंबर 8 में हमने डिटेल से डिस्कस की है। यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। बाकी जो है डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में कि हमारे पास जो एंड में जो डेटा आ जाते हैं ना, उसको हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। जब तक आप डेटा को प्रेजेंट नहीं करोगे, आपकी रिसर्च जो है वो यूजलेस है, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अगर आपने आइडेंटिफाई की है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम डेटा को क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं। आप किस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं? डिफरेंट मेथड है। ग्राफ के थ्रू हम कर सकते हैं, टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। ग्राफ में फिर क्वांटिटेटिव के लिए अलग है, क्वालिटेटिव के लिए अलग है। फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम है, हिस्टोग्राम है, बार चार्ट है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है। बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट ग्राफ अवेलेबल है। ठीक है, लिप्स एंड स्टीम है। तो हम इस सब को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले डेटा है क्या, डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। बाय स्टैटिस्टिक में भी हमने डिस्कस किया था, और हमने एपिडेमियोलॉजी में भी डिस्कस किया था, और रिसर्च में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा है क्या। वैसे डेटा है क्या, ये दिस इज ओनली फॉर रिवीजन के लिए हम दोबारा बता रहे हैं। अदरवाइज इस पे हम कई जो है लेक्चर ले चुके हैं। डेटा है क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल यू कैन से दिस इज अ फीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं ना कि आपके बारे में मेरे पास काफ़ी डेटा आ चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा है इस क्लास के बारे में। तो डेटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन मोस्टली हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो एट्स मीन दिस इज अ क्वांटिटेटिव। अगर हम इसको कैटेगोरिकल डेटा में हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो फिर हम उसको क्वालिटेटिव कहेंगे। ठीक है, तो डेटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। तो डेटा मैनेजमेंट में हम सबसे पहले डेटा को पढ़ेंगे ना कि डेटा है क्या। तो डेटा का मतलब क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या द साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्लियर? या आप कह सकते हैं कि दिस इज द न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन या न्यूमेरिकल फॉर्म विच इज रिकॉर्डेड फॉर वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल बीपी क्या है? बीपी क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इसके लिए जो न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना इंफॉर्मेशन कि 120/80, तो ये 120/80 क्या है? डेटा। ये क्या है? ये डेटा है। और ये क्या है? ये वेरिएबल है। सही है, तो डेटा क्या है? ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म है जो हम कलेक्ट करते हैं फॉर द वेरिएबल के लिए। या अक्सर हम वेट को मालूम करते हैं ना, वेट। तो वेट क्या है? वेरिएबल है ना। वेरिएबल का मतलब क्या था? हर वो चीज़ जिसमें चेंजेस पॉसिबल हो, जिसमें वेरिएशन आते हों। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक बेबी अगर डिलीवर होते हैं ना, तो इसके नॉर्मल वेट कितने हैं न्यूनेट की? 3.5 तक। ठीक है, 3.5 तक नॉर्मल वेट है। 2 से लेकर, बल्कि 2.5 से लेकर 3.5 तक ये नॉर्मल है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जब ये 10 ईयर के हो जाए तो फिर भी ये 3.5 kg के साथ होंगे, ऐसा तो नहीं है।
या अगर ये न्यू नेट जो है ये 50 ईयर के हो जाए तो फिर भी ये 3.5 kg के होंगे, ऐसा है नहीं है ना। तो जब उसमें वेरिएशन आते हैं तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल वेरिएशन, ठीक है। अब देख इस वेट के लिए जो हमने 3.5 kg की बात की तो इसको क्या कहते हैं, डेटा, सही है। टेम्परेचर आप लोग मेजर करते हैं ना, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपके पास क्या है, वेरिएबल है। हम कहते हैं ना कि 97 फ़ारेनहाइट है, 37 सेंटीग्रेड है, तो ये क्या है, डेटा, सही है। तो डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन। ये डेटा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ये डेटा सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और वो आपको बता रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है जी, स्लीप के बारे में बता रहे हैं आपको, तो जो डेटा आपके पास आते हैं वो क्या है, सब्जेक्टिव डेटा। या पेन के बारे में आपको बता रहे हैं कि डल है, मॉडरेट है, माइल्ड है, तो ये भी क्या है, डेटा है। लेकिन कौन सा डेटा है, सब्जेक्टिव डेटा है। यहाँ तक क्लियर। डेटा की डिफिनीशन आपकी समझ में आ गई कि डेटा का मतलब क्या है, सही है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाँ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि लिखा है ना एक स्लाइड के एन न्यूमेरिकल का ना, ऐसा ही है, न्यूमेरिकल फॉर्म, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आती, सही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसके आगे क्वांटिटेटिव ऐड करोगे तो इट विल बी गुड, अदरवाइज यहाँ तक काफ़ी है कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज, या सिंपल डिफिनीशन क्या है कि द फीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा, सही है। क्योंकि अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे सो देन इट विल बी, अगर एक इंडिविजुअल है और आप उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मतलब आपको हेडेक कब होते हैं ना, हेडेक जब आपके पास आते हैं ना, आप माइग्रेन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या हेडेक को, कोई कहते हैं कि ऑलवेज, कोई कहते हैं कि ऑफन, कोई कहते हैं सम टाइम, ठीक है। तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, सही है। इसको भी हम डेटा कह सकते हैं ना। हाँ, फिर इसको हम जब प्रेजेंट करते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि 30% जो है वो कहते हैं कि मतलब ऑलवेज, और 20% कहते हैं कि मतलब सम टाइम, तो फिर इसको हम प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, सही है। सो सिंपल यू कैन से कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, या द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन से इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो, सही है, कि जो एंड में हम प्रेजेंट करते हैं हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब डेटा की बहुत ज़्यादा टाइप है, सही है, सब टाइप को हम डिस्कस नहीं करेंगे। डेटा क्योंकि अगर हम क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव की फिर फर्दर टाइप है, क्वालिटेटिव की अलग टाइप है, ठीक है। तो हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल आपको पता हो कि डेटा को हम या क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं और या क्वालिटेटिव, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव डेटा हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। किस चीज़ में होंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में। जिस तरह हमने बीपी की बात की कि 120/80, 37 सेंटीग्रेड, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, या जो पेन स्केल है उस पर जो है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव हमारे पास कैटेगोरिकल बेस पे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा ना कि जी माइल्ड हो गया, मॉडरेट, ठीक है, सीवियर, या अक्सर हम कहते हैं ना एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिस एग्री, सही है, ये सारे आपके पास आ जाते हैं। या हम कहते हैं ऑलवेज, सम टाइम, ठीक है, ऑफन, ये सारे क्या है आपके पास, क्वालिटेटिव डेटा है, सही है। तो क्वांटिटेटिव डेटा हमेशा कौन से फॉर्म में होंगे, न्यूमेरिकल, और क्वालिटेटिव हमेशा वर्ड फॉर्म में होगी, सही है। यहां तक क्लियर है? कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं?
क्वांटिटेटिव की, क्वांटिटेटिव डेटा में कौन से हॉबी होंगे इस डेटा में? ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना, इसके टाइप भी हमने बता दिए थे कि हमारे पास इंटरवल है, कंटिन्यू है, रेशियो है, डिस्क्रीट है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। और हमने ये बताया था कि इसकी क्वालिटी ये होंगे कि इसमें अक्सर यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर एज की हम बात करें तो एज की यूनिट्स क्या है? एज किस चीज़ में आप शो करते हैं? ईयर में ना, तो ये ईयर्स इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। टाइम की यूनिट्स क्या है? सेकंड है ना, ठीक है। इसी तरह वेट की क्या है? केजी है। हाइट की क्या है? मीटर है, ठीक है। इसी तरह अगर बीपी, बीपी की क्या है? हाँ, एम एम ए जी, जी। हार्ट रेट की क्या है? बीट्स पर मिनट्स, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव की यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव की यूनिट्स नहीं होंगे। क्वालिटेटिव की यूनिट्स होंगी अगर आप किसी के वो मालूम करना चाह रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव में क्या है आपके पास? अगर हम मालूम करना चाहते हैं ना रिलीजन, तो कोई कहेंगे इस्लाम, कोई कहेंगे हिंदू, कोई कहेंगे क्रिश्चियन, ठीक है। तो ये इसमें यूनिट है नहीं है ना। तो क्वालिटेटिव में हमारे पास यूनिट्स नहीं होते और क्वांटिटेटिव में हमारे पास यूनिट्स होते हैं। क्वांटिटेटिव को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव को हम वर्ड्स फॉर्म में, कैटेगोरिकल बेस पे, जेंडर बेस में, मेल फीमेल, ठीक है। लेकिन अगर कितनी मेल है कितनी फीमेल है, सो देन इट विल बी क्वांटिटेटिव। जेंडर की यूनिट्स हैं नहीं है ना, रिलीजन्स की हैं नहीं है। अगर इकोनॉमिकल कोई स्टेटस आप किसकी मालूम करना है कि पुअर है, रिच है, ठीक है, मिडल एज, मिडल में है, तो क्या उसको हम यूनिट है कि पुअर की यूनिट क्या है, रिच की यूनिट क्या है, नहीं है ना। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में मेन डिफरेंस है ये, सही है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्वालिटेटिव की फिर दो टाइप है, एक को हम नॉमिनल कहते हैं और एक को हम ऑर्डिनल। लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर वीडियो को भी देखकर आप लोग बोर हो जाएंगे कि बस मतलब ये, क्योंकि आप लोगों की कोर्स में ज़्यादातर ये रिपीटेशन आ गई है ना। लेकिन एक जगह पे आपने याद कर लिया है कि क्वांटिटेटिव डेटा की टू मेन टाइप है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की फिर मेन एक कंटिन्यू है और एक डिस्क्रीट है, ठीक है। फिर कंटिन्यू की आपके पास इंटरवल है, रेशियो है। इसी तरह क्वालिटेटिव में भी टू टाइप है, नॉमिनल है और ऑर्डिनल है। नॉमिनल को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि नॉमिनल का मतलब क्या है, सही है, क्लियर? जहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जो डेटा है ना, डेटा की सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ डेटा, इसको भी 8 यूनिट में हमने डिटेल से डिस्कस किए, सही है। सिर्फ यहाँ पे एक ओवरव्यू देंगे, बाकी डिटेल से हमने डिस्कस किए। सोर्स ऑफ डेटा कौन से सोर्स है वैसे? हाँ जी, वो तो डेटा के वो भी टाइप है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी हमने कहा था कि वही है जिसमें रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद फील्ड में जाते हैं और डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा होते हैं और वहाँ से आप डेटा को ले लेते हैं, आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। एक होते हैं ना रिपोर्ट, जो रूटीनली जो रिपोर्ट होते हैं ना, वहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की मिड टर्म एग्जाम जब होते हैं ना, तो जो लोग शॉर्ट अटेंडेंस में आते हैं किस तरह आते हैं? ऑलरेडी हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, उस रिकॉर्ड में से उठा के, या आप लोगों की जो फाइनल मार्क्स आते हैं ना, तो किस तरह उसमें मिड टर्म के मार्क्स को इंक्लूड की जाती है। ऑलरेडी हमारे पास डेटा मौजूद होते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने इस पेपर में इतने मार्क्स लिए थे, हमारे पास है, ठीक है। या अगर कोई भी आ जाते हैं ना और हमसे डेटा लेते हैं इस कॉलेज के बारे में कि आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट पास आउट हो गई है, कितने स्टूडेंट NP है, कितने स्टूडेंट की 4 GPA है, तो ये सारा डेटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन रूटीन बेस पे ये होते हैं ना कि आज आप लोगों की क्लास हो गई, जब आप लोगों की क्लास होते हैं तो आपकी CR आपके कोऑर्डिनेटर को एक पिक्चर भेजते हैं, ठीक है, कि मतलब आज इतने लोग स्टूडेंट्स जो है ये प्रेजेंट है और इतने एब्सेंट है और इतने लीव पे है।
तो इसको कहते हैं रूटीनली। ये अक्सर हॉस्पिटल में होते हैं कि आज इमरजेंसी में इतने पेशेंट आए हुए हैं, ठीक है, इतने पेशेंट जो है ये पीडियाट्रिक ओपीडी में है, इतने ऑर्थोपेडिक ओपीडी में है, इतने न्यूरोस में है, इतने पेशेंट जो है वो मीजल के साथ है, इतने पेशेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ है, इतने पेशेंट न्यूरोलॉजी के पास साथ है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट जो होते हैं, या रूटीन रिपोर्ट इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, रूटीन रिपोर्ट। सही है। हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल साइड पे बहुत ज़्यादा होते हैं रूटीन रिपोर्ट। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ डेटा है, वहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, सर्वे। क्या है, सर्वे। सर्वे से किस तरह आप कर सकते हैं, हाँ जी, लेकिन इसको सर्वे में ये होता है ना कि जो रिसर्चर होते हैं वो उसी कम्युनिटी या उसी फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे सर्वे करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैंने इस एरिया की सर्वे की हुई है। अक्सर जब इंजीनियर जब घर बनाते हैं या रोड बनाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, तो सबसे पहले वो साइट पे क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। क्यों सर्वे करते हैं, वहाँ पे जाके जो जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे सारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हॉस्पिटल अगर बन रही है, तो सबसे पहले इंजीनियर जाके उस एरिया की सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या है कि उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, क्या, डेटा, कि मतलब ये कितने टोटल जो एरिया है, कितने केनाल हैं, इसमें कितने वार्ड बन सकते हैं, ठीक है, इसमें पार्किंग कहाँ पे बनेंगे, इसमें जो है इमरजेंसी कहाँ पे बनाने हैं, रोड से कितने फासले पे है। तो ये सारे डेटा, तो सर्वे के थ्रू वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम भी कम्युनिटी में, जब आप लोग की CHN आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कम्युनिटी में आप लोग विजिट करते हैं। तो विजिट में आप लोग क्या करते हैं, किसी कम्युनिटी में जाते हैं। जब किसी कम्युनिटी में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा पता है मुझसे इसके बारे में, सही है, क्योंकि आप लोग रिसेंटली कर रहे हो और हमने पहले किया हुआ है। तो मतलब सर्वे में क्या है, आप किसी कम्युनिटी, किसी एरिया पे जाते हैं और आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक। और ये जो है ना, ये रूटीन रिपोर्ट के अलावा ये सारे एक्सटर्नल सोर्स है। क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। सर्वे के अलावा और क्या है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पे 8th चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ये 8 यूनिट में हम डिटेल से ये टॉपिक कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के टाइप को भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे हम इतनी डिटेल से नहीं जाएंगे। सिंपल आपके माइंड में होना कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी सेंस दी है, कितने सेंस हैं, 5, ठीक है। 6 सेंस हर इंसान के नहीं होते, 5 सेंस हर एक के होते हैं, सही है, और स्टूडेंट के 3 होते हैं, सही है। तो 5 जो है मेन क्या है, लुक या वॉच, लुक, लिसन, स्पीक, स्मेल एंड टच, सही है, टेस्ट एंड टच। इसके थ्रू आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं ना, जो भी इंफॉर्मेशन, ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। आप किसी पेशेंट के पास जाते हो और उससे जो है ना बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रहे हो, तो मतलब हो सकता है कि उसको ओन हो, बैड सोर हो, और उसकी सही केयर नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से उससे स्मेल आ रहे हैं, सही है। तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। या हम किस तरह कह सकते हैं कि मतलब ये जो रूम है, हम अक्सर कहते हैं ना कि पेशेंट को आपने एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं, तो किस तरह हमें पता चलेगा कि मतलब दिस रूम इज़ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, ठीक है। फील, टच, सही है, जो एयर हमें टच करते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ वेरी कोल्ड, हम उसको फिर टेम्परेचर को कम कर देते हैं ना वहाँ पे। इससे मतलब रूम की टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नहीं कि AC को कम करें, सही है। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन, अगर आप कोई भी चीज़ आपको दे रही है ना, तो किस तरह आपको पता चलेगा कि ये मीठा है, कड़वा है, टेस्ट के थ्रू। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि शुगर जो है, शुगर ये क्या है, मीठा है, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आपके पास आ गई है, आप उसको टेस्ट करते हो ना। फॉर एग्जांपल नमक और शुगर दोनों को मैं जो है ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दूं और दोनों में आपको दे दूं,
कि इसमें से शुगर कौन से हैं और इसमें से नमक कौन से हैं, तो किस तरह आप मुझे बताओगे? नेचुरल ऑब्जर्वेशन से आप दोनों को टेस्ट करोगे। जो मीठा है तो आप कहेंगे कि जैसे शुगर, और जो, ठीक है, तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं? ड्यू टू नेचुरल ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया आपको? या अगर आप कहते हैं ना कि इस चीज़ की कलर, फॉर एग्जांपल ये 3 मार्कर है ना, इसकी कलर क्या है, इसकी कलर क्या है, और इसके, ये आपने किस तरह, ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा आपके पास किस तरह है? नेचुरल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, थ्रू वॉच। क्लियर? आप समझ में आ गए ना कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन से किस तरह इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। सही है? तो जब आप किसी चीज़ को देखते हो, जब किसी चीज़ को सुनते हो, जब किसी चीज़ को सूंघते हो, जब किसी चीज़ को आप टच करते हो, आप टेस्ट करते हो, और उसके थ्रू आपके पास जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसको कहते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा क्या है? जी, नहीं ना, देख, सर्वे में अक्सर जो है ना हम क्वेश्चन एयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं किसी एरिया पे और हम वहाँ से क्वेश्चन करते हैं, आपके पास ये चीज़ है, आपके पास वो चीज़ है, और उसमें भी नेचुरल ऑब्जर्वेशन, उसमें भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सर्वे में क्वेश्चन एयर और ऑब्जर्वेशन दोनों करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि थ्रू ऑब्जर्वेशन सिर्फ आप अपने सेंस को यूज़ करते हैं। बाकी ये ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है, ये आप हर चीज़ में कर सकते हैं। ये आप रूटीन रिपोर्ट में भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सही है? आप खुद देख सकते हैं कि मतलब अगर एक वार्ड पे आप जाते हैं ना, ओपीडी पे, और वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम रोज़ाना जो है 400 पेशेंट देखते हैं, तो आपकी जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है ना, वो आप वहाँ पे भी करते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सही है? तो मतलब ये नहीं है कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन आप हमेशा अकेला ही, ऑब्जर्वेशन तो जितनी भी आपके पास मेथड है, हर मेथड के साथ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते क्या? हम उसकी मूड को असेस करते हैं, हम उसके एटीट्यूड को देखते हैं, हम उसके द वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह वो कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके इसके लिहाज से तो फिर हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं ना, सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन में। सही है? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। मैं तो ऑब्जर्वेशन की डिफिनीशन बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। बाकी ये 2-3 टेक्निक आप एक साथ भी मतलब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर्वे कर देख। सर्वे में आप क्वेश्चनर भी यूज़ करते हैं, सर्वे में आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, सर्वे में आप जो है ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, सर्वे में आप वर्बली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ आपके पास 100% वो होंगे, क्वेश्चनर की टाइप है फिर। सही है? इसके बाद है क्या है, और केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? डिटेल से हमने बताया था। जब कोई यूनिक इवेंट या इंडिविजुअल, आप डिटेल से उसको रिपोर्ट करते हैं। आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ पे आजकल किस चीज़ की ज़्यादा वो है, डिजीज़ है, आइज़ की एक इन्फेक्शन है जो मतलब स्वाद से आई थिंक वहाँ से ये उसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतने केसेस नहीं थे। लेकिन आज सुबह आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के एक स्टूडेंट्स भी उसमें अभी इन्फेक्टेड है। तो ये जो स्टूडेंट्स के है, ये मेटेक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास केस स्टडी है, क्योंकि इससे पहले ये केस हमारे कॉलेज में नहीं आया है। ठीक है, अब इसके बाद 2-3 स्टूडेंट और हो सकते हैं, फिर केस सीरीज में चले जाएंगे। तो केस जहाँ भी होंगे ना, आपके पास जब कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाते हैं जो यूनिक इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, अक्सर आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं ना, प्लान ये किया, नहीं यार सच में, आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो ना। सो एट्स मीन दिस इज अ यूनिक इन्फॉर्मेशन। तो इसको क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को? केस स्टडी। सही है? बाकी है इंफॉर्मेशन, डेटा है, लेकिन जब डेटा ऐसा डेटा हो जो यूनिक डेटा हो, ठीक है, मतलब अनयूजुअल डेटा हो, अनकॉमन डेटा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? केस स्टडी। क्लियर? इसके बाद क्या है जी? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट जो डेटा है ना, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू है। इसको एविडेंस बेस्ड डेटा कहते हैं। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और थ्रू एक्सपेरिमेंट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, जितने भी मेडिसिन आप देते हैं ना, ये मेडिसिन क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आप डायक्लोग, अगर कोई कह रहे हैं ना मुझे हेडेक है, ठीक है, यानी सर पे दर्द है उसका,
ठीक है। आप उसको कहते हैं इंजेक्शन डाइक्लो लगा दो। डाइक्लो क्या है? डाइक्लोपेनिक है। आपको किसने ये बताया है कि डाइक्लोपेनिक की वजह से पेन रिलीफ होंगी? एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई, क्योंकि मेडिसिन तो आपको खुद नहीं बताते ना कि मैं इस चीज़ का इलाज करता हूँ, और ना हेडेक आपको बताएंगे कि इस इंजेक्शन की वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ। सही है। ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई हुई है, या आप कोई भी मेडिसिन देते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, आप किसी पेशेंट जो है जब हाई टेम्परेचर होते हैं ना, आप उसको क्या देते हो? आप कहते हैं उसके स्पंज कर दें, मतलब बात करते उसकी ना, उसके हाथ और उसको हम पानी के साथ गीले करते। क्यों? किसने आपको ये बताया है? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो स्टडीज होते हैं ना, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो रेशनल के साथ होते हैं, आपके पास उसके सबूत होते हैं ना, एविडेंस होते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं ये जो कह रहा हूँ ना, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा। ये बाकी चीज़ें उसमें तो थोड़े बहुत वो हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर? तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू, देख इंटरव्यू जो है ना, ये हम क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव में भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू एक चीज याद रखिए, हमेशा अक्सर हम क्वालिटेटिव में करते हैं। किसमें? क्वालिटेटिव में। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव में इंटरव्यू करोगे ना, तो इसमें डिफरेंस है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में जो क्वेश्चन एयर यूज करोगे आप, वो स्ट्रक्चर क्वेश्चन एयर होगी। क्या होगी? स्ट्रक्चर क्वेश्चन एयर होगी। सिर्फ आप उसको वर्बली आप उसको बता रहे हो और वो आपको आंसर दे रही है। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। लेकिन क्वालिटेटिव इंटरव्यू में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं ना, आप डिटेल में लेना चाहते हैं, डिटेल। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें होते हैं। क्वालिटेटिव इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। सही है। लेकिन क्वांटिटेटिव में इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते इंटरव्यू जब भी आते हैं ना, तो हमारे माइंड में आते हैं कि दिस इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच, क्योंकि उसमें हमारे पास या हम सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन यूज़ करते हैं, या इंटरव्यू गाइड भी उसको कहते हैं, और या अनस्ट्रक्चर। क्लियर? तो मतलब इंटरव्यू जो है ना, ये आप यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव के लिए, और क्वांटिटेटिव के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन एयर। क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन एयर। ये हम ऑलरेडी जो है ना बता चुके हैं यूनिट 8 में। अब क्वेश्चन एयर क्या है? क्वेश्चन एयर ये है कि आपके पास प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। पहले से आपने क्वेश्चन अपने साथ लिखे हुए होते हैं कि मतलब मुझे ये 10, ये 15, ये 20, ये 30 जितने भी क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन एयर में क्या है? इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज तो ये है कि मतलब जितने भी आपके पास पार्टिसिपेंट हैं, सबसे एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे अपने अलग क्वेश्चन की, दूसरे स्टूडेंट से अलग की। अगर आप अलग क्वेश्चन करोगे और आपस में कंपेयर करोगे, तो फिर आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आप करोगे, तो फिर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चनएयर की ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज? इसकी जो रिस्पांस रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कोई लोग वापस कर देते हैं, कोई लोग वापस नहीं कर देते। ठीक है, रिस्पांस रेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है। क्वेश्चनएयर के एक और ड्रॉबैक है जो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होंगी। जब आपके पास रिसर्चर क्वेश्चन देते हैं ना, आप बोर हो, मतलब अब मैं इसको किस तरह फिल करूँगा, आप उसको रीड भी नहीं करते, बस एग्री और डिस एग्री, स्ट्रॉन्ग एग्री, 5 पॉइंट 4 पॉइंट जल्दी जल्दी आप दे देते हैं। आप स्टेटमेंट को रीड भी नहीं करते। सही है। तो ये कुछ ड्रॉबैक है इसके। लेकिन क्वेश्चन एयर को हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए। क्वेश्चन एयर में क्या फ़र्क है कि इसमें ऑलरेडी आपके पास प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होंगे। आप किसी से क्वेश्चनिंग करोगे और थ्रू क्वेश्चनिंग आप उससे इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट करोगे। तो ये आपके पास क्या है? सोर्स है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास प्राइमरी डेटा और जो सेकेंडरी है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेस है, ये लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है आपके पास, आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, आप न्यूज़पेपर को से डेटा कलेक्ट करते हो, आप किसी भी मैगजीन से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप बुक से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो पेयर कहते हैं उसको, पेयर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आप जो बाकी जो आपके रिसर्चर है उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, अनपब्लिश जो डेटा है वहाँ से आप ले सकते हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स है। आपके क्लिनिकल प्लेसमेंट, जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ से आप डेटा से कलेक्ट कर सकते हो। तो डेटा कलेक्शन इज़ नॉट वेरी लिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है। आप खुद देख,
इसको तो रटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाते हैं ना, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके पास। आप खुद सोचे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आती है, किस तरह ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, सही है, तो उसको आप देख सकते हो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आज तक? इसके अलावा जी, डेटा कलेक्शन ऑलरेडी हो गए ना, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में की। मैंने आपको कहा कि हम दो टाइप के डेटा कलेक्शन करते हैं ना, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव जो है ये एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि आप खुद जाओगे, आप उस इंडिविजुअल के साथ मिलोगे, आप उससे इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन करोगे, सही है, और उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे। लेकिन क्वालिटेटिव की एक खूबी ये है कि उसमें जो सैंपल साइज है वो स्मॉलर होंगे, मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो है टेंटेटिव 10 से लेकर 20 तक 15 तक हमारे पास होते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में हम क्वेश्चन एयर को यूज़ करते हैं। इनएक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इतना टाइम ये वेस्ट नहीं करता, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि रिस्पांस रेट बहुत ज़्यादा लो है और इसके सैंपल साइज हमारे पास लार्जर होंगे एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, सही है। फिर हमने कहा कि क्वांटिटेटिव के लिए हमारे पास क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, सर्वे है, एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव में आपके पास इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है और नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, ये इसके थ्रू आप क्वालिटेटिव के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, असल में हमारा टॉपिक है डेटा प्रेजेंटेशन। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ना, ये क्या है, एट वाज रिपीटेशन, सही है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेथड इज एक्सपेंसिव, कौन सा होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। आपसे पूछा जाए कि कौन सा सैंपल डेटा टेक्निक है जिसमें सैंपल साइज स्मॉलर होंगे, क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में सैंपल साइज क्यों कम होते हैं, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ पे डेटा सिचुरेशन होते हैं। डेटा सिचुरेशन का मतलब ये है कि आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इस क्लास के बारे में मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि अच्छा मुझे बता दी इस क्लास में आप लोग मतलब कौन से ऐसे इशू है जो आप लोग फेस करते हैं इस क्लास में, तो एक स्टूडेंट मुझे तो सारे बता देंगे, दूसरा कुछ न्यू बताएंगे और कुछ वही ओल्ड कहानी, तीसरा जो है मोस्टली ओल्ड बताएंगे, एक दो चीज़ न्यू, ठीक है। तो इसी तरह अगर 8-10 तक मैं पहुंचूंगा ना तो सारी वही पुरानी चीज़ें कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, मल्टीमीडिया का मसला है, ठीक है, मतलब एसी नहीं है, पानी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आप जो है ना 10 स्टूडेंट्स तक आप जाएंगे, जिसके बाद वही पुरानी कहानी रिपीट होंगे, ठीक है। 10 स्टूडेंट भी यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, मल्टीमीडिया नहीं है, यही चीज़ें रिपीट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डेटा सिचुरेशन, मतलब हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जब न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, सही है। देख, और क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं है। क्वांटिटेटिव में तो आप क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो क्वेश्चनर में जो भी आंसर देंगे एंड में हम उसको वो करेंगे। लेकिन जब आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो कोई फ़ायदा है और इंटरव्यू का नहीं है ना। तो इसमें एक तो हम इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू को हम डिटेल से इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि हमने इंटरव्यू की जो टाइप है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और एक फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। 4 से लेकर 6-8 स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्रुप में हम डाल देते हैं, उससे सेम क्वेश्चनिंग करते हैं और वो हम बता देते, इंटरव्यू करते हैं, सबको एक साथ इंटरव्यू करते हैं। क्लियर? तो हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टडी मेथड जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन की अगर बात करें, क्वालिटेटिव, क्योंकि मिनिमम 30 से लेकर 60 मिनट्स एक इंटरव्यू के लिए आपको दरकार होते हैं। 30 से लेकर 60 मिनट्स यानी 1 आवर तक आप एक इंडिविजुअल के ऊपर आप गुजारते हैं, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं आप। और क्वांटिटेटिव में तो ऐसा नहीं है, क्वांटिटेटिव तो 5 मिनट में वो क्वेश्चन भर के आपको दे देते हैं, सही है। क्लियर?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है अगर तो बता दें। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रेजेंटेशन। क्या डेटा, जी क्या कहा? डेटा प्रेजेंटेशन। एक डेटा प्रेजेंटेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में। यहाँ तक जो हमने बात की ना, ये आपके पास मेथोडोलॉजी तक काफ़ी है, लेकिन डेटा प्रेजेंटेशन आपकी जो फिफ्थ यूनिट है ना, एनालिसिस, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है ना, कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो भी है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट किस तरह करोगे? अगर आपने 300 लोगों से आपने डाटा कलेक्ट किया ना, 300 स्टूडेंट्स से, आप 300 स्टूडेंट्स के डाटा को अगर आप प्रेजेंट करोगे ना, तो मेरे ख्याल में ये तो कम से कम 500-600 पेज लेंगे। ठीक है, तो एक 500-600 पेज आप उस पर खर्चा करोगे। दूसरा ये कि कौन है जो 500-600 पेज पढ़ेंगे? किसी के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि वो 500-600 पेज पढ़ ले। सही है, तो इसको हम किस तरह कंसाइज फॉर्म में, समराइज फॉर्म में, कि जो देखने वाला है वो सिर्फ उस डायग्राम या उस टेबल को देख ले और वो कहें कि हाँ बस ये है। 300 लोगों की टेबल, 300 लोगों की जो टेबल है ना, वो इतने एक टेबल में वो आपको दे दे सारा डाटा, इतनी ही टेबल में सारा डाटा आपको दे दे। इसको कहते हैं डेटा प्रेजेंटेशन। किस तरह आपने उसको प्रेजेंट करना है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, अगर आपके पास टोटल 300 स्टूडेंट है, कितने हैं? 300 स्टूडेंट्स है आपके पास। ठीक है, इस 300 में से 170 जो है ये आपके पास मेल है। ठीक है, प्लान 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 वो लिख दिया। 130 जो है ये आपके पास फीमेल है। ठीक है, 200 जो है ये BSN है। ठीक है, 200 क्या है? 200 BSN है। 60 जो है ये आपके पास पोस्ट RN है। 40 जो है 20 ये आपके पास डिप्लोमा है। 10 जो है ये आपके पास MSN है। 5 जो है ये आपके पास PhD है। 5 जो है ये आपके पास MPH है। ठीक है, ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स है। आप 300, आप एक एक को आप नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम आप बनाओगे, एक कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिख दोगे, यहाँ पे आप जेंडर लिख दोगे। ठीक है, सही है। यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे आप जेंडर लिख दो, यहाँ पे एजुकेशन लिख दो, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें मेल फीमेल। ठीक है, या टोटल जो भी है ऊपर लिख दें। तो 170, 130, 300 इसकी परसेंटेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि मेल की परसेंटेज क्या और फीमेल की क्या है। यहाँ पे उसके आप स्टैंडर्ड डिविएशन लिख सकते हो। यहाँ पे आप उसकी जो है काई स्क्वायर की जो आप वो टेबल बना सकते हो। जो भी है, तो एक टेबल में आप जितना भी डाटा है ना, आप आसानी के साथ आप ले सकते हैं। हम अभी करेंगे कि किस तरह करना है। ठीक है, देख, जो डेटा प्रेजेंटेशन है ना, एक आपके पास क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है, ये दो है ना। तो सबसे पहले हम ऐसा डेटा प्रेजेंटेशन की वो बताएंगे जो दोनों के लिए यूज होते हैं। सही है, तो इसमें एक हमारे पास है टेबल प्रेजेंटेशन, टेबल, और एक हमारे पास है क्रॉस टेबुलेशन, या उसको कंटिन्यूअस टेबल भी कहते हैं, 2x2 जिसको हम कहते हैं। एक हमारे पास है टेबल प्रेजेंटेशन। हमसे पहले करेंगे टेबल प्रेजेंटेशन। ये भी हम अगर ज़्यादा डिटेल से करेंगे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बाय स्टैटिस्टिक में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्टली आपको ट्रैक बताएंगे कि आपने किस तरह करने हैं। अगर डिटेल से आपने पढ़ना है तो 6 सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उस पर ये सारा जितने भी डेटा प्रेजेंटेशन के टाइप है, जो ग्राफ है, जितने भी हैं,
डिटेल से हम वहाँ पे कर चुके हैं। सही है। तो किस तरह आप टेबल बना सकते हैं? आपके पास डेटा या क्वालिटेटिव हो सकते हैं और या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। अगर क्वालिटेटिव डेटा है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा क्या है क्वालिटेटिव, ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों के स्लाइड से मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ और उससे आप कर देते हैं। सही है। ये एक क्वेश्चन है कि एक साइकोलॉजिस्ट है, आस्क द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन and the patient. And one question she asked, have you had lack of interest in your daily activities during past 2 weeks? एक साइकोलॉजिस्ट है और वो जो है वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं ना। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक पेशेंट से क्वेश्चन पूछे हैं। वो पेशेंट किस डायग्नोस के साथ है? डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आया जो लास्ट 2 वीक है उसमें आपको ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें कोई आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें कोई कमी आए हो? मतलब पहले आप एक काम करते थे ना, आप स्कूल जाते थे रोज़, आप नहीं जाते। सही है। आप जो है गेम खेलते थे, आप गेम नहीं खेलते। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके साथ आप नहीं जा रहे। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आप वो बिजनेस नहीं कर रहे। मतलब जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसमें जो आपकी इंटरेस्ट है वो कम हुई या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये क्वालिटेटिव हो गया ना। सही है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है ना वो आंसर देते हैं। तकरीबन 20 उसने पेशेंट से ये क्वेश्चन किया। कितने पेशेंट से उसने क्वेश्चन किए? 20। तो ये क्या है? सैंपल साइज है। व्हाट्स हैपेंड? आर यू ओके? सही है। तो जो आंसर है ना, 0 का मतलब है नेवर, 1 का मतलब है जी, 1 का मतलब क्या है? फ्यू टाइम। 2 का मतलब क्या है? ऑफन। 3 का मतलब क्या है? ऑलवेज। क्लियर? ये एक स्केल बनाया। ये क्या है? स्केल। और इस स्केल को क्या कहते हैं? हमने यूनिट 8 में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इस स्केल के बारे में कि इस स्केल को कौन सी स्केल कहते हैं जी। लेकट स्केल हमने कहा था ना, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, सम टाइम, ये। ठीक है। तो ये उसकी कैटेगरी बनाई है। कितनी कैटेगरीज हैं? 4। कितनी कैटेगरीज हैं? 4। सही है। आप 20 जो पार्ट वो है उसने डेटा लिए। सही है। डेटा हम खुद अपना ले लेते हैं। सही है। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो आप देख लेते हैं डेटा को। एक पेशेंट ने कहा नेवर, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, सम, फ्यू टाइम, ऑफन, फ्यू टाइम, नेवर, ऑलवेज, फ्यू टाइम, नेवर, ऑलवेज, फ्यू टाइम, ऑफन। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये कितना डेटा हमने ले लिया? 20। अब देख, इस डेटा को अगर आप प्रेजेंट करोगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल है ना कि पेशेंट नंबर 1 ने ये कहा, पेशेंट नंबर 2 ने ये कहा, पेशेंट नंबर 3 ने ये कहा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है।
सही है। तो हम किस तरह उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, टेबल के थ्रू हम इसकी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। कि मतलब किस तरह आप उसको लेकर आ सकते हैं। तो नेवर कितने बार है, नेवर देख, जब आप टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में कौन कौन सी चीजें हमारे साथ शामिल थी, आप लोगों को पता होगी। पहले था टाइटल ऑफ द टेबल, आप लोगों को याद होगा, याद है, टाइटल ऑफ द टेबल। दूसरा क्या था, सीरियल नंबर, ठीक है। और वो तो दो पार्ट है, एक स्टॉप है और हाँ कैप्शन। और ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा डिटेल से बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की जो स्लाइड में है वो थोड़ा इजी है, हम थोड़ा मुश्किल बना रहे थे, सही है। सबसे पहले आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है मेन। तो कितने इंफॉर्मेशन है, मतलब ये क्या है, एक्स ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ऑब्जर्वेशन, इसको एक्स भी कहते हैं ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, नेवर है। दूसरा क्या है, अपन है। तीसरा क्या है, ऑलवेज है। और फ्यू टाइम है। ये आपके पास क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स। इसके बाद आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, सही है। फिर आपके पास टेरी मार्क है। फिर आपके पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दें, जो भी आप पहले लिख दिया बाद में कोई नहीं है। और एंड में क्या है, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपकी स्लाइड में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम अब सबसे पहले क्या है, नेवर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले आप नेवर को कर दें, 1 2 3 4 5। तो कितने हैं आपके पास, 5 है। फिर आप कर दे ओपन, 1 2 3 4 4 है ना, 4। फिर ऑलवेज 1 2 3 4। फिर आपके पास 1 2 3 है आपके पास, ये भी है, हाँ 4। 18 है टोटल, ठीक है। तो 2 आवर कर दिए उसमें, ये 12 17 3 आवर लिख दिए उसमें। फर्ज करें आप लिख दें, ओपन लिख दें, ओपन लिख दें और नेवर लिख दें। तो ये नेवर आपके पास कितने हो गए, 6। ये आपके पास कितने हो गए, 6। अब ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके पास, 20। अब टेली मार्क्स का मतलब क्या है, टेली मार्क्स वही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन से डिजिट में है, रोमन डिजिट में। और इसके किस तरह आप लिख सकते हैं, 1, ये 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 1। ये 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, ये 6 के बराबर है, ये 7 के बराबर है, ये 8 के बराबर है, ये 9 के बराबर है, और ये 10 के बराबर है। क्लियर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। आप देखते ये 6 है, तो 1 2 3 4 और इसको क्रॉस कर दे और एक उसके साथ लिख दे, सही है। ये भी 6 है, तो 1 2 3 4 को क्रॉस कर दे और एक इसके साथ लिख दे। ये 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4।
ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी ये 20 है। तो हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना एज, ठीक है, तो 6 डिवाइड बाई 20, 6 डिवाइड बाई 20, 4 डिवाइड बाई 20, 4 डिवाइड बाई 20। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जस्ट एडिंग द फ्रीक्वेंसी। तो 6 और 6 12, 6 और 4 16, 16 और 4 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंड जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करना। 6 डिवाइड बाई 20, 12 डिवाइड बाई 20, 16 डिवाइड बाई 20 और 20 डिवाइड बाई 20, एंड जो है वो 1 के बराबर होंगे। क्लियर? तो ये आपने टेबल में प्रेजेंटेशन को कर दिया, आप लोगों की स्लाइड में इतना ज्यादा तक नहीं है। सही है? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहाँ पे हैं? ये क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, उस पे आप वहां से भी आप कर सकते हैं। सही है? ये था फॉर द क्वालिटेटिव स्टडी। अच्छा, क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए किस तरह हम करेंगे? क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या डिफरेंस होंगे? जी, न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? न्यूमेरिकल फॉर्म में। आप गए किसी कम्युनिटी में और वहां पे आपने डाटा ले लिया, ठीक है, मदर से आपने डाटा ले लिया कि आपकी जो लाइफ चिल्ड्रन है वो कितने हैं, ठीक है, कितने हैं। तो कोई कह रहे हैं कि 1 3 2 4 5 3 2 1 5 4 2 3 4 5 1 0 0 2 3 4 4 4 4, ये पठानों की बच्ची नहीं है, 0 3 2 5, ठीक है। ये हमारे पास बस इतना डाटा काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 27 है टोटल। सही है? तो इसकी आप अपनी इसको टेबल में आपने प्रेजेंट करने हैं। तो वही टेबल बनाने हैं, उसमें आपने कुछ नहीं करने हैं। जी, क्या करना है? किस तरह हम बना सकते हैं? सबसे कम क्या है? हाँ, सबसे पहले आपने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आने। उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे ना, क्वालिटेटिव में जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसको आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आओगे। तो सबसे पहले आपने 0, ठीक है, 1 2 2 है। ये 0 नहीं था, लेकिन चलो कर देते हैं। 0 0 0 1 2 3, ठीक है, सो 1 1 एंड 1। फिर आप 2 को कर दे, 1 2 3 4, वेयर एज 5 1 2 3 4 एंड 5। फिर 3 कर दे, 1 2 3 4 5, so 3 1 2
3 4 एंड 5। 4 कर रहे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 कर रहे 1 2 3 4। ये आपके पास 5 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें x। क्या x 0 है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? f फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3। 0 की 3 है, 3 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आप लिख दें टेली मार्क्स। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 1 2 1 2 3 4। क्लियर? इसके बाद आप लिख दें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल 11 16 21 24 and 27। So 3 divided by 27, 3 divided by 27, 5 divided by 27, 5 divided by 27, 7 divided by 27, 4 divided by 27। फिर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? एडिंग फ्रीक्वेंसी। 3 3 और 3 6 11 16 जी 23 and 27। cumulative relative frequency 3 divided by 27, 6 divided by 27, 11 divided by 27, 16 divided by 27, 23 divided by 27 and 27 divided by 27। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा था। क्लियर? 1 2 हाँ सही है, यहां तक क्लियर है? हाँ, आप कभी कभार जो है ना आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा, यहाँ तक जो डेटा है ना ये तो बहुत इजी है, इसलिए हम इसकी क्लास सेंटर और कुछ भी नहीं बनाते ना, डायरेक्टली हम उसको दे देते हैं। लेकिन कभी कभार डेटा ऐसा आते हैं ना कि इसके लिए अपने फिर क्लास इंटरवल बनाने होते हैं। किस तरह के डेटा? जी हाँ, आपको फाइन किया गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुख्तलिफ फ़ाइन है। कोई कह रहा है कि मुझे जो है 50 रुपये फ़ाइन किया है। कितने? 50। कोई कह रहे हैं 60, कोई कह रहे हैं 70, कोई कह रहे हैं 80, कोई कह रहे हैं 50। ठीक है, कोई कह रहे हैं कि जी 55, कोई 54 की बात कर रहे हैं, कोई 58 की बात कर रहे हैं, कोई 64 की बात कर रहे हैं, कोई 65 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई जो है 72 की बात कर रहे हैं, कोई 77 की बात कर रहे हैं, कोई बता रहे कि नहीं 79 है, कोई कह रहे कि 82 81, ठीक है, 90 93 97, ठीक है, और कोई कह रहे नहीं 100 है, कोई कह 101 है, 103 104 और 105। सही है, यहाँ तक ये आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट हैं जिसकी फ़ाइल है। क्लियर? अब यहाँ से अगर मैं 5 से चलो और भी इंक्रीज कर देता ताकि और भी क्लियर हो जाए। कोई कह रहे कि 110, कोई कह रहे कि 115, 117, 120, ठीक है, और 130, 136, 140, 150, यहाँ तक है। सही है, तो अगर मैं इतने
मतलब हमारे पास अगर इतने फाइन में लिख दूँ 50 से लेकर 150 तक, तो ये हमारे पास 100 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ये मुश्किल है ना कि 100 कॉलम में मैं उसको प्रेजेंट करूं। अगर मैं करूंगा भी तो जो पढ़ने वाला है वो बोर हो जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे कि मतलब इतनी ज़्यादा कॉलम में किस तरह पढ़ूं। तो इस टाइप के डेटा जो बहुत ज़्यादा क्या हो, डिस्पर्स हों, इस डिस्पर्स डेटा के साथ हम क्या करते हैं, हम उसकी क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल किस तरह बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम रेंज को कर देते हैं। रेंज ये बाय स्टेटिस्टिक में आप लोगों ने डिटेल से पढ़े। रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम से आप जो माइनस करें मिनिमम को। तो मैक्सिमम आपके पास क्या है 150 है, और मिनिमम क्या है 50 है, तो ये आपके पास 100 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने रेंज को मालूम कर दिया। रेंज क्या है 100। आप क्लास इंटरवल डिफाइन करने, क्लास इंटरवल दो तरीकों से आप मालूम कर सकते हैं। या तो आप पहले से क्लासेस को डिसाइड करें कि मुझे 5 क्लासेस बनाने हैं, 6 क्लासेस बनाने हैं, 10 क्लासेस बनाने हैं, और या आप इंटरवल को डिसाइड करें कि मुझे एक क्लास में 5 लोगों को रखना है, 10 को रखना है, या 20 को रखना है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो क्लासेस है ना वो 5 से लेकर 15 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं। हाँ, अगर एग्जामिनर आपको दे दें तो फिर आपने उसको हल करना है। सही, ऐसा नहीं है कि फिर आप कहेंगे कि नहीं सर ने तो बताया था कि 5 और 15, और यहाँ पे तो एग्जामिनर 20 का पूछ रहा है। सही है, आप यहाँ पे क्या है मैन कि आप क्लासेस बना ले। चलो, कितने क्लासेस आप बना रहे हैं उसके, 10 क्लासेस बना रहे हैं, 10, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे 10, यानी एक ग्रुप में हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट होने चाहिए, 10 पार्टिसिपेंट होने चाहिए। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस में लेकर आना है। क्या है सीक्वेंस में, तो मैंने ज़्यादातर सीक्वेंस में कर दिया है। ठीक है, ये 50 को आप यहाँ पे लिख दें। सही है, 50 50, ठीक है जी। हाँ, ज़्यादातर कर दिया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ 60 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये 70 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और 80 यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये सीक्वेंस में हो गए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस में लिखी हुई है। देख 50 50 फिर 54 है। ठीक है, 54 है, फिर 55 है, फिर 58, बाकी सही है। ठीक है, फिर 58 के बाद यहाँ पे 60 है। ठीक है, फिर 64 65 70 72 77 79 80 81 82 90 93 97 100 101 2 3 4, बाकी तरतीब से है। सही है, तो आपने कितने अपने यूनिट्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कितने ग्रुप आपने बनाने हैं, सही है, कितने ग्रुप बनाने हैं, 10 ग्रुप आपने बनाने हैं। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपने 100 है ना, तो 50 से लेकर 60 तक, 50 से लेकर 50 टू 60, 61 टू 70, 71 टू जी 80, 111 से लेकर 120, 121 से लेकर 130, 131 से लेकर 140, और 141 से लेकर 150। तो टोटल आ गए ना उसमें 10, हमने उसकी क्लासेस बना ली। अब 50 से लेकर 60 तक आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। क्या करें, फ्रीक्वेंसी देख 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है। फिर 61 से लेकर 70 तक 1, 2 एंड 3, तो ये आपके पास 3 है। फिर 1, 2, 3, 4 क्या है? 8 है। 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 2 एंड 1। सही है? आप इस टोटल को आप गिन ले, इसके साथ कर लिए है, आपके पास आ जाएंगे। सही है? अब इसके बाद क्या करना है आपने? टेली मार्क 1, 2, 3, 4 और 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2 एंड 1। सही है? इसके बाद क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF। टोटल कितने आपके पास? 9, 13, 16, 29, 24, 27, 28, 30, 31। So 6 divided by 31, 3 divided by 31, 4 divided by 31, 3 divided by 31, 3 divided by 31, 5 divided by 31, 3 divided by 31, 1 divided by 31, और 2 divided by 31, 1 divided by 31. Cumulative frequency, just adding 6, 9, 13, 16, 19, 24, 27, 28, 30 and 31. Cumulative relative frequency. 6 divided by 31, 9 divided by 31, 13 divided by 31, 16 divided by 31, 19 divided by 31, 24 divided by 31, 27 divided by 31, 28 divided by 31, 30 divided by 31 and 31 divided by 31. क्लियर? तो इस तरह आप उस टेबल में बना सकते हैं अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा डिस्पर्स डेटा। जी किसका? वो तो फ्रीक्वेंसी टेबल में उसमें कंटिन्यूस डेटा में वो करते हैं ना कि अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू अपनी निकालने हैं तो हम उस बाय स्टैटिस्टिक में हम नहीं जा रहे ना, यहाँ तक कॉपी है। सही है? क्लियर? ये तो आपको सिर्फ हम मैनुअल बता रहे हैं, बाकी आजकल तो ये SPSS आपको दे देते हैं। सही है? यहां तक क्लियर है? अब हम 2x2 टेबल बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं? कंटीजेंसी टेबल या क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं उसको। सही है? क्रॉस टेबुलेशन हम काफी बार बना चुके हैं। सही है? क्रॉस टेबुलेशन या कंटीजेंसी टेबल अक्सर हमने कहा था ना, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज रिलेटिव रिस्क मालूम करने के लिए ओड रेशियो, कोहॉर्ट स्टडी में और केस कंट्रोल स्टडी में ये ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। सही है जी? बिल्कुल। आप लोग आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, मेल और फीमेल, ठीक है? कुछ जो है वो राइट हैंडेड है और कुछ लेफ्ट हैंडेड है। सही है? तो आप लिख सकते हैं कि मतलब आपके पास फीमेल है और मेल है। सही है? इसमें कुछ जो है राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है? इस तरह, और इस तरह इसमें भी लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 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 राइट। ठीक है? राइट, इस तरह। तो ये टोटल कितने लोग हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है? ये 14 लोग गए। सही है? तो ये आपके पास कितनी वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो इसके लिए मोस्टली फिर हम क्या बनाते हैं? कंटीजेंसी टेबल या 2x2 टेबल। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि स्मोकिंग का लंग के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं है, तो हम एक्सपोज लिख देते थे, नॉन एक्सपोज, डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव।
तो इस तरह ये भी आप बना सकते हैं। आपके पास, ठीक है, एक साइड पे आप मेल लिख दें, एक साइड पे आप फीमेल लिख दें, ये राइट हैंडेड लिख दें और ये लेफ्ट हैंडेड लिख दें। सही है। तो मेल में राइट हैंडेड कितने हैं? 1 और 2 कितने हैं? 2 है। और 5 क्या है? लेफ्ट हैंडेड है। सही है। फिर आपके पास राइट हैंडेड फीमेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 और 2 आपके पास लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है। फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस, जिसको कहते हैं क्रॉस ट्यूबुलेशन। हम इसकी जब मालूम करते हैं ना कि कितने पर्सन या कितने ऐसे है जो राइट हैंडेड है और कितने ऐसे है जो लेफ्ट हैंडेड है। सही है। तो 2/2 टेबल मतलब इसमें ए बी सी और डी, जिसको 2/2 टेबल। क्लियर? ये अक्सर हम उसको मालूम करने के लिए, कास्ट को मालूम करने के लिए और इसके लिए करते हैं। क्लियर? क्लियर या क्लियर नहीं है? अब हम बात करेंगे ग्राफ की। किस चीज की? ग्राफ। ग्राफ, ग्राफ प्रेजेंटेशन। एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के लिए हमारे पास मोस्टली जो है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, फाइलोग्राम और स्टीम एंड लीफ। ठीक है। और इसमें हमारे पास बार है, बार ग्राफ और पाई चार्ट है। ठीक है। बार में फिर आपके पास सैंपल बार है, मल्टीपल बार है, ये उसको छोड़ दे। ठीक है। एक हिस्टोग्राम का मतलब क्या है? हिस्टोग्राम हम क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज करते हैं। बार और इसमें सिर्फ एक मामूली सी डिफरेंस है इसमें से। ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल आप किस तरह कर सकते हैं? हिस्टोग्राम को आप किस तरह बना सकते हैं? देख, ये वाई एक्सिस की बात होती है ना, वाई एक्सिस। यहाँ पे आप वेरिएबल को डाल देते हैं, वेरिएबल, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को। सही है। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीक्वेंसी है 0 से लेकर 1 2 3 4 और 5। आप एज की बात कर रहे हैं कि 0 से लेकर 5 ईयर तक, फिर 6 से लेकर 10, फिर 11 से लेकर 15, 16 से लेकर 20, 21 से लेकर 25। ये एज है। क्या है? एज है। अब हमारे पास जो है ना 1 से लेकर 5 तक, ये जो लोग हैं ये हमारे पास कितने हैं? एक है। ठीक है। 6 से 10 तक जो है ये हमारे पास कितने हैं? ये 3 हैं। और ये फॉर एग्जांपल 4 है, ये 3 है, ये 5 है, इस तरह। ठीक है। लेकिन इसमें गैप नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? गैप, क्योंकि कंटिन्यू है ना। सही है। देयर विल बी नो गैप। तो इसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। इसमें गैप नहीं होगी। क्या नहीं होगी? गैप। जब गैप नहीं होंगे तो हम उसको कहते हैं हिस्टोग्राम। यहां तक क्लियर है? बार चार्ट में ये गैप होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। वो डिस्क्रीट डाटा के लिए हम यूज करते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डाटा के लिए। सही है। अब देख, फ्रीक्वेंसी पाइलोग्राम क्या है? फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम में जहां पे ये फ्रीक्वेंसी है ना, फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, वहां पे हम बना देते हैं डॉट। ठीक है। और ये बाकी जो है उसको हम मिटा देते हैं। क्लियर? फिर इस डॉट को आप आपस में मिला भी सकते हैं।
क्लियर? इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम। ठीक है, क्लियर? अब स्ट्रीम एंड लीफ का मतलब क्या है? स्ट्रीम का मतलब क्या है जी? आपके पास एक ट्री है, क्या है? ट्री, एक दरख्त है आपके पास, ठीक है, ये एक दरख्त है आपके पास। इस एक लीफ इस तरफ भी है ना, मेरा डायग्राम बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, इसकी अलग अलग शाखी गई है ना, ये उसकी वो है, क्या कहते हैं, ये लीफ है और ये स्टीम है। तो स्टीम और लीफ उसको क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, एक डेटा 30, 31, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 52, 54 एंड 58। ये आपके पास एक डेटा है, ज़्यादा नहीं कर रहे सिर्फ। देख, इसमें स्ट्रीम क्या है? 30 और 40 के बीच स्ट्रीम क्या है? पहला जो डिजिट है जी, इसमें डिजिट 4 है, 3 है। 30 में क्या है? 3। इसमें पहला जो डिजिट होता है वो आपके पास ट्री है, स्ट्रीम है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है? 3, क्या? 3। इसके बाद आगे लीफ है, इससे कितने लीफ निकले हैं? 0, 1, 6, 9, ठीक है। तो ये 0 आप इसके साथ ऐड करोगे, 30, 31, 36 और 39, ठीक है। पहले कितने ज्यादा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आप इसके टेबल बनाओगे तो आप 11 तक जाओगे ना। आप यहां हम सिर्फ 3 तक जाएंगे। फिर 40 में 4 जो है ये क्या है? स्टेम है, क्या है? 4, ठीक है। फिर 4, 1, 4, 6 जी। फिर 5, ये क्या है? स्ट्रीम है। 2, हाँ, 0, 2, 4 और 8। तो आप समझ आ गए आपको कि स्ट्रीम एंड लीफ का मतलब क्या, और इस सब का मतलब क्या है कि डेटा को कंसाइज करना है, समराइज करना है, अट्रैक्टिव वे में अपनी उसको प्रेजेंट करना है ताकि किसी को समझ आए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? और ये क्वांटिटेटिव के लिए हमने डिस्कस कर दिया, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव के लिए। क्वालिटेटिव में हमारे पास 2 है, बार ग्राफ और पाई चार्ट। अब बार की फिर टाइप है, टाइप पे हम नहीं जाएंगे। बार देख, ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होते हैं, वही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होते हैं, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, क्या है? स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट है, BSN के हैं, जेनेरिक के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये BSN, पोस्ट RN, डिप्लोमा, MSN, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास BSN की स्टूडेंट जो है वो 5 है, पोस्ट RN की जो है ये 4 है, डिप्लोमा की आपके पास 5 है, MSN के आपके पास 3 है। तो देख, इसमें इसको कहते हैं सैंपल, क्या कहते हैं? सैंपल बार चार्ट। इसमें और पाइलोग्राम में क्या फ़र्क है कि इसमें यहाँ पे गैप है, आप देख रहे हो गैप है, और वहाँ पे गैप नहीं था क्योंकि वो कंटिन्यू डेटा था और ये डिस्क्रीट। इसको आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास BSN के है, इस तरह, ठीक है। ये इसके अलावा स्लाइडिंग भी है, आप लोगों ने CHN में पढ़ा होगा, या क्या कहते हैं उसको, एपिडेमियोलॉजी में हमने पढ़ा था, ठीक है, स्लाइडिंग वाला।
ठीक है, ये स्लाइडिंग वाला था आपके पास, नियर होते जाते थे ना, जितने आप एंड तक जाते थे, इसको स्लाइडिंग कहते हैं। स्लाइडिंग तो आप लोग देखते हैं ना, जब पहाड़ से कोई चीज़ स्लाइडिंग हो जाती है, सही है। और एक मल्टीपल बार भी है, मल्टीपल एक से ज़्यादा जब आप उसमें फिट करते हो। अगर एक इंडिविजुअल है, आप इसके मेल है और फीमेल है, फिर इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करते हो कि किसने जो है मैट्रिक की है, येस नो, मेल में भी येस नो, फीमेल में भी येस नो, तो अगर एक से ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये पता हो कि बार का मतलब क्या है, ये उसके लिए यूज़ होता है, क्वालिटेटिव या डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव के लिए, सही है, क्लियर। एक है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है ये भी क्वालिटेटिव स्टडी के लिए यूज होता है, और मोस्टली जो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं, कौन सा कैटेगोरिकल, जो आपके पास ऑर्डिनल डेटा होते हैं ना, या आपके पास जो नॉर्मल कैटेगोरिकल जिसकी कैटेगरीज आप बनाते हो, पाई चार्ट, ये आपके पास पाई चार्ट है, सही है, पाई चार्ट। आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, BSN की एक कैटेगरी हैं, पोस्ट RN की दूसरे हैं, डिप्लोमा के अलग कैटेगरी हैं, MSN की अलग हैं, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी है आपके पास। अब BSN के आपके पास टोटल है 10 स्टूडेंट्स, PRN के हैं 20 स्टूडेंट्स, और डिप्लोमा के हैं आपके पास 5 स्टूडेंट्स, MSN के आपके पास है 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये या 25 कर, ये टोटल कितने हो गए, ये 60 हो गए ना, 60। ये टोटल जो एरिया है ना, ये टोटल एरिया ये बराबर है 360 के, कितने के, 360 के। अब ये 4 कैटेगरी यहाँ पे मुझे बनाने हैं कि कितने परसेंट एरिया जो है ये BSN ने घेरा हुआ है, कितना परसेंट MSN ने, PRN ने वगैरह, ठीक है। किस तरह मैं बना सकता हूँ, देख पहले मैं बना रहा हूँ BSN के लिए, किस चीज़ के लिए, BSN, ठीक है। तो BSN कितने हैं, 10, सो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। ये इसके साथ काट दे, तो ये 360 डिवाइड बाई 6 कर दें, जी 60, ठीक है, 60 आ जाते हैं ना। अच्छा फिर 20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360 कर दें, 120। फिर आप कर दें 25 डिवाइड बाई जी 60 मल्टीप्लाई बाई 360 कर दें, 150। और फिर 5 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 360 कर दें, जी 30। अब अच्छा प्लस कर दें, 150 प्लस 120 प्लस 30 प्लस 60, आप कर दें, हाँ 390 किस तरह सकते हैं, 360 आ जाएंगे ना, क्योंकि हमें ये इक्वल डिवाइड करना है, तो ये इक्वल एज 360, सही है। तो आप इसको फिर कह सकते हैं कि ये एरिया आपके पास 60% है, ठीक है। फिर इस तरह ये एरिया जो है ये 150 का है, ठीक है, ये एरिया 10 का है, और ये बाकी जो है ये 10 का है और ये 20 का है, सही है। तो इस तरह आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह आपने निकालना है इस तरह आप निकाल। ये पाई चार्ट, ये कितनी कैटेगरीज बनी अभी, 1 2 3 और 4, क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, तो यहाँ तक था कि किस तरह अपने डेटा को प्रेजेंट करना है। डेटा को आप टेबल के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कंटीजेंसी टेबल के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी टेबल, टेबल 2 टाइप के, एक है फ्रीक्वेंसी टेबल और एक है कंटीजेंसी टेबल, 2x2 टेबल जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हमने ग्राफ की बात की, क्वांटिटेटिव के लिए हमने बात की कि हिस्टोग्राम से आप कर सकते हैं,
पॉलीग्राम से आप कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और स्ट्रीम एंड लीव से कर सकते हैं। क्वालिटेटिव के लिए हमने कहा कि बार ग्राफ या बार चार्ट से आप कर सकते हैं, और पाई चार्ट कैटेगोरिकल डाटा के लिए होते हैं, तो इस तरह आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं। आप उसकी भी हम टेबल बनाते हैं, परसेंटेज और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, मोड, मीडियन, इसकी भी हम टेबल बनाते हैं और टेबल के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, इवन की जो टी टेबल है, टी टेस्ट और जी टेस्ट और ये इनोवा, इसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं। तो मोस्टली जब भी आप प्रेजेंट करोगे डाटा, तो या तो टेबल के फॉर्म में होंगे और या ग्राफ के फॉर्म में, तो ये ईजी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। ये 360 एंगल का कितने शॉर्ट जगह पे हमने उसको डिफाइन कर दिया। तो एक तो ये है कि आप डाटा, आपकी जो डाटा है वो अट्रैक्टिव लगते हैं, जो आपके रीडर होते हैं वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, कम कंसाइज, समराइज और वेल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आप उसको दे देते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। यूनिट 10 ऑलरेडी हम यूनिट 5 में डिस्कस कर चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंट स्टडी डिज़ाइन है, तो इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ओवरव्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टडी डिज़ाइन इन RCT एंड NRCT। RCT की जितनी सब टाइप है और NRCT के सब टाइप है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट 10 को हम नहीं करेंगे, यूनिट 10 के लिए आपने यूनिट 5 को देखना है। 5 का आई थिंक पार्ट जो है 5, 6 और 7, ये जो है ये यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 11 हम करेंगे प्रपोजल राइटिंग को, सही है, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।